किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। चीनी मिलों में किसानों द्वारा लाए गए गन्ने की पर्चियों को डिग्रेड करने पर राज्य सरकार गंभीर, सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार में राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। चयनित किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए प्रति एकड़ की दर से कुल 10 करोड़ रुपए हस्तांतरित। और एआई खेती किसानी में भी ला रहा है क्रांतिकारी बदलाव। बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को मिल रही है सटीक सलाह। तकनीक से सहारे कृषि को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है सरकार का लक्ष्य। होली से पहले गरीब और किसान महिलाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण। 1500 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश की कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ना आपूर्ति पर्ची पर अंकित गन्ने की प्रजाति को डिग्रेड कर यानी कि कम दाम वाली श्रेणी में डालकर खरीद करने के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसी मिलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ मिलें किसानों द्वारा लाए गए गन्ने की पर्चियों को डिग्रेड किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी प्राप्त हुई हैं। और इस हेराफेरी से किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गन्ना विभाग ने स्पष्ट किया है कि चीनी मिलें अब अपनी मर्जी से गन्ने की वैरायटी नहीं बदल सकेंगी और इसके लिए कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं। यदि चीनी मिलों को लगता है कि गन्ने की प्रजाति डिग्रेड है तो उसे किसानों से लिखित सहमति लेनी होगी। बिना सहमति के वैरायटी बदलना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। चीनी मिलें किसानों द्वारा लाए गए गन्ने को वापस नहीं भेज सकती। उन्हें किसान को पूरी जानकारी देनी होगी और सहमति के बाद ही तोल की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिला और परिक्षेत्रीय गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी मामलों की गहन जांच करें और दोषियों पर विधिमान्य कार्रवाई सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने गन्ने की एक क्रांतिकारी नई किस्म कोशा 19-231 विकसित की है, जो पैदावार के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। यह किस्म न केवल किसानों को 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती है, बल्कि चीनी मिलों के लिए भी उच्च रिकवरी वाली साबित हो रही है। शोध संस्थान की ओर से इसे बीज वितरण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि किसान सिंगल बर्ड तकनीक अपनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसारण अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार पाठक ने बताया है कि कोशा 19-231 को विशेष रूप से बसंत और शरतकालीन बुआई के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस किस्म की जमाव क्षमता और टिलरिंग बहुत शानदार है। किसान सिंगल बट विधि से पौध तैयार कर बीज को 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये नई किस्म अब धीरे धीरे पुराने किस्मों जैसे कि 0-238 का स्थान ले रही है, जिससे किसानों को रोग मुक्त और अधिक वजन वाला गन्ना मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1500 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि 2022 में शुरू की गई ये डबल इंजन सरकार की एक अहम पहल है, जिसका यूपी में 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के तहत 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों का जीवन सरल और सशक्त बना रही है। योगी ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा 2022 में प्रारंभ की थी और मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की उसके क्रम में आज यह 1500 करोड़ रुपए की राशि 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार के बामेती सभागार में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। प्राकृतिक खेती योजना के तहत चयनित किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से कुल 10 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। रामकृपाल यादव ने कहा कि रसायन मुक्त खेती से ही स्वास्थ्य, मिट्टी, सुरक्षित अन्न और समृद्ध किसान का लक्ष्य साकार हो सकता है। और अब समय आ गया है कि किसान अपनी जड़ों की ओर लौटें और प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी, पानी और पर्यावरण की रक्षा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती से मिट्टी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक लाभ और सुरक्षित उत्पादन का रास्ता खोलती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य में जैविक गलियारा, प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव नरमेद्वेश्वर लाल और कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में पहली बार कृषि कैबिनेट जनजातीय अंचल बड़वानी में 2 मार्च को आयोजित की जा रही है और इसमें हम किसानों को होली की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों की बेहतरी के लिए हम कई प्रकार के नवाचार कर रहे हैं। हमारी सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य सरकार के 17 अलग अलग विभागों, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि, उद्योग के साथ लेकर किसानों की समृद्धि के लिए बगीचे से लेकर बाजार तक विस्तृत योजना तैयार की गई है। किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित इस वर्ष में हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले सभी कार्यों और नवाचारों को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुई फसल क्षति के मुआवजे के लिए सर्वे के बाद सरकार मदद कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब खेती किसानी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को सटीक सलाह और कीट रोग की सही जानकारी मिल रही है। तकनीक के सहारे कृषि को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है। देखिए एआई से कैसे बदल रही है कृषि क्षेत्र की तस्वीर। भारत की डिजिटल ताकत अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के मुताबिक भारत ने रिसर्च, स्टार्टअप, टैलेंट, निवेश और गवर्नेंस के क्षेत्र में तेज बढ़त दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई फॉर ह्यूमैनिटी का विजन दिया है, यानी ऐसी एआई जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मानव कल्याण का साधन बने। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में समावेशी विकास पर जोर दिया गया, ताकि एआई की पहुंच गांव, गरीब किसान तक सुनिश्चित हो सके। कृषि क्षेत्र में एआई एक बड़ा बदलाव ला रहा है। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, सेंसर और मौसम डेटा के विश्लेषण से किसान
उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत पशुपालन क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पशुपालकों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है, ताकि अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा लेकर उत्कृष्ट काम कर सकें। और इसी कड़ी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित गोधन समागम 2026 में प्रदेश के 112 उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादक किसानों को सम्मानित किया गया। गोधन समागम कार्यक्रम 2026 में वर्ष 2024-25 के प्रदेश के सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता 63 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 49 दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कृत सभी 112 दुग्ध उत्पादकों को प्रतीक चिन्ह, पुरस्कार स्वरूप धनराशि, प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। और इसके साथ ही निराश्रित गौवंश संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जनपदों हरदोई, अलीगढ़, अमरोहा, जालौन तथा रायबरेली के जिला अधिकारियों, CDO एवं CVO को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 2 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन कर रहा है। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट में देश भर से लगभग 30 स्वदेशी कला परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 से अधिक प्रतिष्ठित आदिवासी कलाकारों और 1000 से अधिक कलाकृतियों को एक साथ लाया जाएगा। नई दिल्ली के त्रावणकोर हाउस में होने वाला यह उत्सव आदिवासी समुदाय के लिए पहचान, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया कदम है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ट्राइब्स आर्ट फेस्ट और भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 के नाम से 2 लोगों का विमोचन भी किया। मौके पर जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 के जरिए आदिवासी कला को भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में संरक्षित, प्रचारित और मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये महोत्सव आदिवासी समुदाय के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार करेगा, राष्ट्रीय दृष्टता बढ़ाएगा और हमारे कलाकारों के लिए सम्मान और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करेगा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट में जनजातीय नृत्य, उधम, CSR समेत 5 आयोजन अलग अलग स्थानों पर किए जाएंगे और साथ ही जनजातीय समाज के कौशल, पुरातन से लेकर आधुनिक ज्ञान को भी मेले के माध्यम से देखने को मिलेगा। 70 से अधिक प्रतिष्ठित जनजाति कलाकारों को इसके लिए हम लोग को निमंत्रित किया है और उनको सम्मानित भी करेंगे और वो लोग प्रदर्शन शुभारंभ करेंगे, दिखाएंगे। आपका 2 मार्च से 26 तक होगा और ये आपका त्रावणकोर पैलेस में होगा। दूसरा हमारा जो एक्टिविटी होगा वो 13 मार्च से 15 मार्च का होगा और इसमें ट्राइबल म्यूजिक फेस्टिवल होगा। तो ये इंडिया गेट में बीकानेर हाउस में ये होगा। सदियों पुरानी भारतीय बुनाई कला अब तकनीक के साथ नया अध्याय लिख रही है। AI इम्पैक्ट समिट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने AI आधारित AI वेवर प्लेटफॉर्म पेश कर परंपरा और नवाचार को एक साथ जोड़ा है। जानिए इस तकनीक से कैसे भारतीय हैंडलूम वैश्विक बाजार में नई ताकत के साथ उभरेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सदियों से भारत के करघों पर केवल धागे नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति बुनी जाती रही है। हर साड़ी में एक कहानी है, हर डिजाइन में एक विरासत। लेकिन बदलते समय के साथ पारंपरिक बुनकरों के सामने नई चुनौतियां आईं। जटिल डिजाइन, लंबी गणनाएं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भारत ने परंपरा को भविष्य से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक क्रांतिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बुनाई, करघे और डिजाइन प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हैंडलूम परंपरा को संरक्षित करना और उसे आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक AI आधारित इंटेलिजेंट डिजाइन प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जिसे प्रदर्शनों में AI वीवर कहा गया।
ये एआई संचालित प्रणाली पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया को डिजिटल सटीकता के साथ जोड़ती है, जिससे जटिल डिजाइनों को तेजी और शुद्धता के साथ तैयार किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म आवाज, स्केच या छवि के माध्यम से डिजाइन को 3D मॉडल में बदलता है और उसे करघे के लिए तैयार पैटर्न में परिवर्तित कर देता है। यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक साड़ी और वस्त्र डिजाइन की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है। ये मॉडल केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सीधे करघे के लिए तैयार लूम रेडी पैटर्न में परिवर्तित हो जाता है। विशेष रूप से कांचीपुरम की प्रसिद्ध कंजीवरम साड़ियों जैसी जटिल बुनावट के लिए यह तकनीक अत्यंत उपयोगी है। ग्राहक अब साड़ी को बनने से पहले ही 3D या ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से देख सकते हैं। रंग, पैटर्न और बनावट को पहले ही परखा जा सकता है। इससे उत्पादन में त्रुटियां कम होती हैं और समय की बचत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुनकरों को अब जटिल गणनाओं और हाथ से ड्राफ्टिंग में घंटों नहीं लगाना पड़ता। वे अपनी पूरी ऊर्जा शिल्प और गुणवत्ता पर केंद्रित कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के साथ स्मार्ट वीवर असिस्ट नामक LED आधारित प्रणाली जुड़ी है। ये रियल टाइम में धागों की दिशा और क्रम का मार्गदर्शन देती है। जटिल पैटर्न बुनना अब अधिक सरल हो गया है। नए बुनकर भी आत्मविश्वास के साथ कठिन डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इससे उत्पादन की गति बढ़ती है और कौशल का हस्तांतरण भी आसान होता है। इस तकनीक का सफल पायलट तमिलनाडु के कांचीपुरम में किया गया, जो कंजीवरम साड़ियों का ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक और समय लेने वाली ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को डिजिटल और सटीक बना दिया। डिजाइन तैयार करने में लगने वाला समय कम हुआ, उत्पादन दक्षता बढ़ी, त्रुटियां घटी और युवाओं की रुचि फिर से इस शिल्प की ओर बढ़ने लगी। भारत का हैंडलूम क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए नवाचार आवश्यक है। AI वीवर ये दिखाता है कि तकनीक परंपरा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उसकी सहयोगी बन सकती है। जब AI डिजाइन को सरल बनाता है और बुनकर अपनी कला को निखारते हैं, तब विरासत का आधुनिक रूप सामने आता है। करघे की आवाज आज भी वही है। धागे अब भी हाथों से ही गुजरते हैं, लेकिन अब उनके साथ जुड़ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति। ये केवल तकनीक की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अपनी जड़ों को संभालते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। परंपरा और तकनीक का ये संगम भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी दोनों बनाएगा। AI के इस युग में भारत अपने करघों से दुनिया को फिर एक बार चकित करने के लिए तैयार है। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें, लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। यहीं टमाटर और शिमला मिर्च की बुवाई का कार्य पूरा करें। साथ ही गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई जरूरी करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता में समसामयिक कार्य करें। मटर की फसल को सहारा दें और हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में वायु संचार बनाए रखें। यहीं गोभी वर्गीय फसलों में पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी उप समशीतोष्ण नम इलाके में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई जारी रखें। शिमला मिर्च की पौध की रोपाई कर तुरंत सिंचाई करें। इसके अलावा यहां लहसुन में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और प्याज में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं चारा मक्का की बुवाई करें। इसके साथ ही तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। फ्रेंच बीन्स की बुवाई भी जारी रखें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। झंगोरा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। फ्रेंच बीन्स और भिंडी की सीधी बुवाई करें। लहसुन में निराई करें और आलू की बुवाई का कार्य पूरा करें।
उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, ग्राम सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा और इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। एआई इम्पैक्ट समिट में 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 30 से अधिक देशों की भागीदारी ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया। भारत में स्टार्टअप की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र में हालिया तनाव के बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से बात की और इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी फोन पर बात की। दोनों देशों ने नेताओं ने विदेश मंत्री को भारतीय समुदाय की सुरक्षा का भरोसा जताया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच खाड़ी देशों और इजराइल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर के साथ ही इजराइल जाने वाले यात्रियों से एयरलाइन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।